हाजिर हूं मैं आज एक राजनीतिक विषय का चर्चित मामला है आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर संजय मिश्रा, इनके कार्यकाल विस्तार को लेकर के सरकार ने 3 बार इनका कार्यकाल विस्तार किया है, एक वर्ष के अंतराल से, जिसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई 2 बार। तो दोनों बार सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया, फिर सरकार ने क्या स्टेप उठाया, इस पर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी हम लोग बात करेंगे। साथ ही हम लोग इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो संजय मिश्रा हैं आपके, आखिर इस संगठन का रोल क्या है और आखिर विपक्ष ने इस पर इतनी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की क्या आवश्यकता पड़ गई, उन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का और सभी साथियों का आपके अपने चैनल जिगीसा IAS पर। मैं JP सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि संजय मिश्रा जी की नियुक्ति कब हुई और कितने समय के लिए हुई। जरा इसको आप देखिए। 19 नवंबर 2008 को, ध्यान से समझिएगा, 19 नवंबर 2008 को केंद्र सरकार ने संजय मिश्रा जी को 2 साल के लिए ईडी का डायरेक्टर बनाया। मैं आपको बता दूं कि कानूनन ईडी के डायरेक्टर को वर्तमान जिस समय इनकी नियुक्ति हुई थी उस समय प्रावधान यही है कि 2 साल के लिए मैक्सिमम इनका कार्यकाल फिक्स कर दिया गया है। चूंकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध काफी संवेदनशील मुद्दा है भ्रष्टाचार का, इसलिए कानून में संशोधन करके ये प्रावधान कर दिया था कि भाई ईडी का जो डायरेक्टर है उसका कार्यकाल फिक्स कर दीजिए और CBI का जो डायरेक्टर है उसका कार्यकाल फिक्स कर दीजिए। और ये प्रोविजन किसके तहत है? CVC एक्ट 2003 के तहत और आपके दिल्ली स्थापना बोर्ड अधिनियम है 1946 उसके तहत, वो आपके CBI को लेकर के। तो 2 साल के लिए इनकी नियुक्ति हो गई। 2020 में जब इनका कार्यकाल खत्म होना था तभी सरकार ने उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दे दिया। यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। अब ध्यान से आप समझिएगा। अब यहां इस 2 साल के अंदर संजय मिश्रा जी ने क्या काम किया, अब यहां इनकी योग्यता अद्भुत है, यानी इन्होंने ईडी में एक बहुत लंबे समय तक कार्य किया है और आपके यानी जब IRS के पद पर इनका चयन हुआ तो काफी लंबे समय तक ये ईडी में रहे हैं। और जब ईडी में रहे तो इन्होंने ईडी की कार्यप्रणाली को बहुत गहनता से समझा और अब गवर्नमेंट के अप्रोच को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने उस ज्ञान का अनुप्रयोग व्यापक तौर पर किया और उम्मीद से बढ़कर के रिजल्ट दिए इन्होंने सरकार को। जाहिर सी बात है कि इस तरह के योग्यताधारी जो आपका पदाधिकारी है, सरकार उसकी सेवाएं लेने में विशेष इंटरेस्ट रखती है, चाहे कोई भी कार्यकाल, किसी का भी कार्यकाल क्यों ना हो, कोई भी सरकार क्यों ना हो। और ये बात तो हमेशा से चली आ रही है कि अगर कोई व्यक्ति योग्य है और वो जिन लोगों पर भारी पड़ रहा है तो जो विपक्ष जिन पर भारी पड़ रहा है वो उसे हटाने के लिए कोशिश करते हैं और जिन लोगों को उससे फायदा होगा वो उन्हें स्टैब्लिश करने के लिए, उन्हें सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की कार्रवाई होती है। अब ध्यान से आप समझिएगा। यहां अगर आप थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूंगा, थोड़ा सा हट करके, जरा श्यामजी कृष्ण वर्मा को लीजिए। वो क्या थे? देशी रियासतों में दीवान हुआ करते थे और उस समय होता क्या था कि ब्रिटिश सरकार के देशी रियासतों के साथ संबंध थे तो उनका अपना एक रेजिडेंट भी होता था वहां। अब रेजिडेंट जो होता था, जाहिर सी बात है कि अगर नियमों के अनुसार काम होगा तो वो वहां से भ्रष्टाचार के तहत पैसा कैसे ऐंठेगा, राइट? तो ये इतने ईमानदार थे कि इन्होंने कई देशी रियासतों की वित्तीय स्थिति को बहुत शानदार तरीके से सुधार दिया था। ये बात उस रेजिडेंट को नागवार गुजरती थी और इस प्रकार पूरी ब्रिटिश सरकार लॉबिंग में लग जाती थी और वहां से उनको हटवा दिया जाता था। रिजल्ट ये हुआ कि फिर ये यूरोप चले गए और ब्रिटेन में भी जाकर के उनके साथ इसी तरह की जो है कार्रवाइयां हुई वहां पर भी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति अपने कार्य में निपुण होता है और उस निपुणता की वजह से अगर किसी को परेशानी होती है तो वो इस तरह की कार्रवाई करते ही हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा
यहां पर जो ये 2 साल का इनका कार्यकाल था, उस कार्यकाल में क्या क्या प्रभावी कार्रवाई हुई, यानी इनके कार्यकाल में किन किन पर क्या क्या कार्रवाई की ईडी ने। तो ये पेपर से कटिंग ली हुई है मैंने, जरा इस पर देखिए। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी, बहुत बड़ी बात है, इनके दौर में कार्रवाई हुई, तो ये चुप बैठेंगे। अब आइए, जमीन खरीद घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा, आप देख रहे हैं कितना पॉलिटिकल घराना है ये और किस लेवल का है। अब आइए, दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया अभी जेल की हवा खा रहे हैं, ठीक है। जमीन की हेराफेरी के मामले में संजय राउत को आप ले लीजिए, राइट नाउ महाराष्ट्र में। अब आइए, पूर्व वित्त मंत्री, ये भी जेल की हवा खा चुके हैं, पी चिदम्बरम, राइट नाउ आईएनएक्स मीडिया के मामले में। अब आप आ जाइए अवैध खनन के मामले में हेमंत सोरेन, राइट। आय से अधिक संपत्ति के मामले में डीके शिवकुमार। अब आइए, एमएस बैंक में शरद पवार, और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख हो गए, और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सेंथल बालाजी हो गए। ये बड़ी लिस्ट है, कोई साधारण लिस्ट नहीं है। इस तरह की कार्रवाइयां इनके कार्यकाल में हुई, और जब 2 साल का कार्यकाल था उसमें तो ये कुछ कर नहीं सकते थे, और गवर्नमेंट को उम्मीद से बढ़कर के क्या मिले, रिजल्ट मिले। तो आप ध्यान से आप समझिएगा, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनको 1 साल का सेवा विस्तार दिया। अब 1 साल का सेवा विस्तार देने का मतलब है कि 2021 तक कंटिन्यू हो गया। अब इनका भाई आपके 2020 में कार्यकाल खत्म हो रहा है, 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। जैसे ही एक्सटेंशन दिया तो डेट याद रखिएगा, 27 नवंबर 2020 को ध्यान से आप समझिएगा, यानी 1 सप्ताह के अंदर अंदर, राइट, कॉमन कॉज ने संजय मिश्रा के इस 1 साल के सेवा विस्तार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि भाई इनका सेवा विस्तार नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए? तो उसके पीछे तर्क दिए गए कि भाई ईडी का राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है, राजनीतिक जो उद्देश्य से इसका प्रयोग किया जा रहा है, चुन चुन करके ये अपने विरोधियों की आवाज दबाने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। डेट नोट कर लीजिएगा, 8 सितंबर 2021 को, ध्यान से आप समझिएगा, यानी 2020 में केस फाइल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आया? 8 सितंबर 2021 को। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को बरकरार रखा, यानी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ भाई, कानूनन सरकार को यह अधिकार है, वो एक्सटेंशन कर सकती है, तो यह वैध है, कानूनन सही है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां एक बात उसमें अपने जो डिसीजन था उसमें एक बात उन्होंने जोड़ दी, और वो बात क्या जोड़ी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये बात है कि लेकिन निर्देश दिया कि आगे सेवा विस्तार नहीं दिया जाए, यानी संजय मिश्रा को आगे सेवा विस्तार देने की सेवा विस्तार न करे सरकार। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, जैसी बात है कि भाई सरकार, देखिए पावर ऑफ, यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, काम सरकार को करना है। भाई सर्वोच्च न्यायालय की अपनी भूमिका है, राइट नाउ, कार्यपालिका की अपनी भूमिका है, न्यायपालिका की अपनी भूमिका है। आप देखेंगे कि भाई सरकार है और सरकार के 3 अंग होते हैं, एक हो गई आपकी कार्यपालिका, दूसरी है आपकी विधायिका, और तीसरी है आपकी न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम है संविधान और संविधान सम्मत विधियों को एनफोर्स कराना, यानी लागू कराना। विधायिका का काम क्या है कि संविधान के अनुसार व्यवस्था के नियम बनाना, और कार्यपालिका का कार्य क्या है, उनको एग्जीक्यूट करना, यानी शासन का संचालन कराने की प्रमुख जिम्मेदारी किसकी है? कार्यपालिका की। और कार्यपालिका कोई भी काम करेगी तो बिना कानून के कर नहीं सकती। जायज सी बात है, वो कानून के लिए किसके पास जाती है? विधायिका के पास, कि भाई कानून बनाइए, राइट, ताकि इस कार्य को किया जा सके कानूनन, राइट। अब सरकार को अपना कार्य करना ही था, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, भाई वो भी एक कानून है, तो अब इसका ऑप्शन क्या था कि भाई कानून में ही संशोधन किया जाए। तो रिजल्टेंट ये हुआ, ध्यान से आप समझिएगा, कि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 1 वर्ष का एक्सटेंशन तो दे दिया उन्होंने कि अब फर्दर अगर एक्सटेंशन करेंगे तो ये मामला आएगा, तो अब इसको कानूनी रूप दिया जाए। यानी अगर ऐसे ही एक्सटेंशन देती है कार्यपालिका, तब तो ये
कोर्ट के कानून का क्या हो गया, यानी कोर्ट के निर्णय का क्या होता, ये वायलेशन होता, तो यहां सरकार फंस जाती। अब सरकार ने क्या किया कि विधायिका में जाकर के उसने चेंज किया। चेंज क्या किया, अब जरा उस पर आ जाइए। 14 नवंबर 2021 को, यानी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और चूंकि एक्सटेंशन देना ही था, सेवा में विस्तार करना था, क्योंकि उम्मीद से बढ़कर के रिजल्ट मिल रहे हैं, तो 14 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने 2 नए अध्यादेश पारित किए। भाई संसद तो उस समय सत्र में थी नहीं, तो उसने अध्यादेश जारी किया, और अध्यादेश के माध्यम से संशोधन किस में किया, संशोधन किया उसने सीबीसी एक्ट में। किसमें, यानी सीबीसी एक्ट 2003 है मूल, और एक है आपके विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, राइट नाउ ये है आपका 1946, राइट, जिसके माध्यम से सीबीआई का रेगुलेशन होता है। ये उसका पेरेंटियल क्या है आपका, ये उसका जो विधि है, लॉ है उसके लिए। और ये हो गया आपका किसके लिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए, दोनों के लिए कार्यप्रणाली है। इस पर हम लोग अलग से कानूनों पर बात करेंगे। यहां अगर कानूनों पर बात करेंगे तो विषयांतर हो जाएगा, चीजें थोड़ी सी अलग रूप ले लेंगी, उस पर फिर चूंकि इस पर अधिक डिबेट की आवश्यकता, डिस्कशन की आवश्यकता है। लेकिन आप इतना मान लीजिए, समझ लीजिए, यहां इतने से काम चल जाएगा कि सीबीसी एक्ट 2003 में इन्होंने क्या किया, संशोधन किया, और आपके जो डीएसपीई एक्ट है उसमें इन्होंने अध्यादेश के माध्यम से संशोधन किया। और संशोधन करके इन्होंने क्या किया, संशोधन करके इन्होंने यह किया कि सीबीआई यानी ईडी और सीबीआई, ध्यान से आप समझना, ईडी और सीबीआई दोनों के डायरेक्टर का जो कार्यकाल 2 वर्ष था, कि भाई अधिकतम 2 वर्ष के लिए, उसमें इन्होंने ये जोड़ दिया कि भाई अगर सरकार चाहे तो विशेष परिस्थिति में 5 वर्ष तक सेवा में विस्तार दे सकती है, यानी 3 साल और एक्सटेंशन दे सकती है। भाई सीधे से 2 साल का तो कार्यकाल हो गया, राइट, तो 5 वर्ष तक की बात का मतलब क्या हुआ कि आपके 3 वर्ष और एक्सटेंशन दे सकती है, यानी गवर्नमेंट को इतनी जरूरत थी, उस हिसाब से उसने संशोधन कर दिया इसमें। किसके माध्यम से, अध्यादेश के माध्यम से। और अध्यादेश के माध्यम से संशोधन करके दर से क्या किया कि फिर एक्सटेंशन दे दिया, और इस प्रकार से 1-1 वर्ष के अंतराल से उन्होंने 3 बार एक्सटेंशन दे दिया। यानी पहली बार एक्सटेंशन दिया 1 वर्ष के लिए, तो उसके लिए फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में सुनाया, राइट। फिर अध्यादेश पारित करके 5 वर्ष का कार्यकाल यानी विस्तार कर दिया डायरेक्टर का, सीबीआई का और ईडी का अध्यादेश के माध्यम से, और फिर उसको कानूनी रूप आपने दे दिया। वर्तमान स्थिति ये है, अब ध्यान से आप समझिएगा। तो इसका मतलब सरकार अब कानूनन क्या हो गई, विस्तार देने के लिए, और पता चला संजय मिश्रा जी का उन्होंने फिर विस्तार कर दिया। जब तीसरी बार उन्होंने विस्तार किया, ध्यान से आप समझिएगा, इस तीसरे एक्सटेंशन के बाद संजय मिश्रा 18 नवंबर 2023 तक के लिए ईडी के डायरेक्टर रहेंगे, राइट, 3 बार एक्सटेंशन देने पर। अब इस तीसरी बार फिर जो एक्सटेंशन दिया सरकार ने, इसको फिर कोर्ट में चुनौती दी, और कोर्ट में चुनौती इस बार किसने दी, कांग्रेस नेता रणजीत सुरजेवाला, तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा और कई अन्य इस एक्सटेंशन के खिलाफ याचिका दायर की। कहां, सुप्रीम कोर्ट में। और ध्यान से आप समझिएगा, 11 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने, अब ध्यान से आप समझ, इन्होंने याचिका दायर की और उस याचिका पर फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, यानी एससी का निर्णय। एससी का निर्णय आता है आपका 11 जुलाई 2023 को। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं कि भाई ठीक है, जो आपने अध्यादेश के माध्यम से 3 साल एक्सटेंशन करने की जो बात की है वो ठीक है, उसमें कानूनन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो संजय मिश्रा को आपने एक्सटेंशन दिया है ये गलत है। क्योंकि हमने ये कहा था आपसे कि भाई फर्दर एक्सटेंशन नहीं करना है, लेकिन केवल संजय मिश्रा को एक्सटेंशन देने, ठीक है कानून में आपने विस्तार कर दिया, ओके, लेकिन यह विस्तार संजय मिश्रा पर लागू नहीं होगा। और फिर उन्होंने क्या निर्णय दिया, उन्होंने निर्णय यह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 31 जुलाई तक पद छोड़ना पड़ेगा।
अब ध्यान दीजिए, 11 जुलाई को ही पद छोड़ देना था अगर सुप्रीम कोर्ट चाहते तो 11 जुलाई को ही बोल देते कि भाई आज के ही दिन से ये निर्णय लागू होगा और संजय मिश्रा ईडी के डायरेक्टर नहीं रहेंगे। लेकिन देखिए, न्यायपालिका भी इस बात को समझती है, कार्यपालिका और विधायिका, कि भाई हमें व्यवस्था चलानी है, तो व्यवस्था चलाने के लिए निरंतरता परिवर्तन के बीच एक संतुलन बना करके रखना है। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा, और वो सॉफ्ट कॉर्नर क्या दिया कि गवर्नमेंट को टाइम दे दिया, कितने का, यानी 11 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई, यानी 20 दिन का समय दे दिया। 20 दिन के समय देने का मतलब ये था कि भाई इस बीच आप अपनी पसंद का, यानी कोई दूसरा जो प्रशासनिक पदाधिकारी है उसको आप ईडी डायरेक्टर के रूप में क्या कर दीजिए, आप नियुक्त कर दीजिए 31 तक। लेकिन 31 के बाद नहीं, 31 तक इन्हें पद छोड़ना होगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया 11 जुलाई 2023 को। इस पर खूब चर्चा हुई, और वो पॉलिटिकल बात हम लोग यहां नहीं करेंगे, हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई अन्य हो। हम लोग यहां पर तथ्यों के आधार पर बातचीत करने के लिए हैं। तो 11 जुलाई को जब ये हुआ, अब गवर्नमेंट के हाथ पैर फूल गए। उसकी एक वजह और थी, वजह ये थी कि भाई विपक्ष जो दबाव बना रहा था वो तो ये कह रहा था कि भाई राजनीतिक कारण से। अब आप कहेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी तो उनके पक्ष में, तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है यहां कि भाई एक बात बताइए कि आप इनको एक बार विस्तार दे दिया आपने, ठीक है, हमने मना किया था कि विस्तार नहीं देना है, फिर भी आपने विस्तार दे दिया, चलिए कानून में संशोधन करके, फिर आपने तीसरी बार भी विस्तार दे दिया। तो क्या एक ही प्रशासनिक पदाधिकारी से आप पूरा सिस्टम चला रहे हैं क्या? जब अगर आप इसी तरह से कार्य करेंगे तो जो अन्य योग्यताधारी व्यक्ति हैं उनको मौका कैसे मिलेगा? तो भाई एक ही प्रशासनिक पदाधिकारी का तो कोई मतलब नहीं बनता है, राइट? तो ऐसा थोड़ी नहीं है। और फिर उन्होंने बड़ी, ये भी टिप्पणी अपनी जगह सुप्रीम कोर्ट की जायज है, इसमें नाजायज कोई बात नहीं है, लेकिन भाई जिन्हें काम करना है उन्हें भी तो देखना है कि उनकी परिस्थिति क्या है। तो कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि भाई 31 जुलाई को अब गवर्नमेंट ने फिर अपील की, आवेदन किया सुप्रीम कोर्ट में उनके निर्णय के विरुद्ध। और अपील क्या किया? उन्होंने ये कहा कि भाई केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में पुनः आवेदन किया, जिसमें संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने की अनुमति मांगी, और कहा, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, क्या कहा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की सरकारी संगठन है, कई गवर्नमेंटों को मिलाकर के, राइट नाउ। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की समीक्षा को देखते हुए संजय मिश्रा को 15 अक्टूबर तक उनके पद पर रहने दिया जाए। यानी आपने 31 जुलाई तो आप ही ने डेट दी है, तो सितंबर यानी अगस्त और सितंबर और अक्टूबर 2.5 महीने का एक्सटेंशन और दे दीजिए। क्यों देना है अब उसकी, तो ध्यान से आप समझिए। जस्टिस गवई ने, न्यायाधीश गवई ने कारण पूछा कि भाई आप हमसे ये 2.5 महीने का एक्सटेंशन क्यों मांग रहे हैं? तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा, यानी सरकार ने कहा, सरकार ने क्या कहा कि भाई ईडी द्वारा अपने निर्देशों और सुझावों की पालना की FATF समीक्षा कर रही है। अब ये FATF क्या है, इस पर मैं अभी यहां चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि मेनली जो एक्सटेंशन मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन दिया है, इन्होंने तो 2.5 महीने के लिए मांगा है, लेकिन 2.5 महीने का न देकर के लगभग 1.5 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है 15 सितंबर तक का। तो वो क्यों दिया है? वो इस कारण से दिया है, तो इस पर भी हम लोग अलग से बात करेंगे कि FATF क्या है, अभी बात करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि FATF है जो मुख्यतः क्या करती है कि टेरर फंडिंग है और मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो इससे जुड़ी हुई है, इस संगठन से जुड़े हुए जो देश हैं उन देशों की सरकार इस पर अंकुश करती है, इस पर प्रतिबंध लगाती है, इसमें जो फैसला लिया जाता है। तो भाई अब यहां जो कुछ भी हमने बातचीत की है, तो उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? उसको एग्जीक्यूट करता है हमारे यहां का ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करती है। और इसकी प्रक्रिया है वो थोड़ा सा अलग तरह की है, उसमें जटिलताएं भी हैं। तो इन्होंने ये कहा कि इसमें संजय मिश्रा 2020 से इन्वॉल्व हैं, और चूंकि ये जो जांच प्रणाली की समीक्षा है ये 5 राउंड में होती है,
4 राउंड क्लियर हो गए। उन 4 राउंड में संजय मिश्रा ने ही नेतृत्व किया है। 5वें राउंड का है वो अब होने वाला है। 3 सप्ताह के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दल भारत आएगा। तो अगर संजय मिश्रा ही अगर इसको लीड करेंगे तो ये बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर किसी नए पदाधिकारी को हम ये जिम्मेदारी देते हैं तो इमीडिएट उसे इस बात को समझने में उसको कठिनाई होगी, चूंकि ये एक स्पेशल केस है। और चूंकि अगर एफएटीएफ में अगर हम अपनी बात ठीक से नहीं रख पाए तो उनका यह कहना है कि भाई इसमें ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट का प्रावधान है, तो हो सकता है कि भाई कुछ गड़बड़ हो गई तो हमें ग्रे लिस्ट में कहीं शामिल न कर लें। हालांकि ग्रे लिस्ट में भारत की व्यवस्था को शामिल करना इतना आसान नहीं है। यहां पर जो गवर्नमेंट ने जो तर्क दिया वो तर्क थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि भारत की जो इकोनॉमी है, भारत का जो काम करने का तौर तरीका है, अरे भाई हम लोग कोई पाकिस्तान जैसी स्थिति थोड़ी नहीं है हमारी राइट नाउ कि भाई एफएटीएफ है वो हमारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिस तरह से एक्शन ले रही है, जिस तरह से काम कर रही है, अगर मान लीजिए हमारा पदाधिकारी थोड़ी बहुत भी चूक हो जाती है किसी नए पदाधिकारी से तो उसकी वजह से हमें ग्रे लिस्ट में शामिल कर लेगी। ये बात थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रही, लेकिन फिर भी सरकार के पक्ष में दम है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको महसूस भी किया है कि बात अगर इस तर्क को सुप्रीम कोर्ट स्वीकार नहीं करता तो एक्सटेंशन क्यों देता राइट नाउ। एक्सटेंशन का उसने तो पहले ही बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि 31 जुलाई तक, तो 31 जुलाई के स्थान पर 15 सितंबर क्यों किया है। इसका मतलब सरकार ने जो तर्क दिया है वो सही है कि भाई इंटरनेशनल लेवल पर भाई अंततः राष्ट्रहित प्राथमिकता है, यानी कार्यपालिका भी राष्ट्रहित के लिए काम कर रही है, विधायिका भी राष्ट्रहित के लिए काम कर रही है, न्यायपालिका भी राष्ट्रहित के लिए काम कर रही है। जब बात राष्ट्रहित की आएगी, बात जब जनहित की आएगी तो इस बात को न्यायालय भी उसको तवज्जो देता है। तो न्यायालय ने कहा कि हाँ ठीक है भाई ये बात समझ में आ रही है, यानी 5 राउंड में एफएटीएफ का प्रतिनिधि मंडल 3 हफ्ते के लिए भारत आने वाला है और मिश्रा के समय भारत ने सभी राउंड को क्लियर किया है। यानी हमने जो 4 राउंड हैं वो ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं और ये 5वां राउंड है। अगर यही पदाधिकारी उसको लीड करेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। और इसकी मैं एक वजह बता दूं, देखिए राजनीतिक वजह अपनी जगह है राइट। विपक्ष अपनी वजह से चूंकि उसकी गर्दन फंस रही है, अगर आपने काम किया है तभी तो आपकी गर्दन फंस रही है, तो भाई आप उसको राजनीतिक रंग दे रहे हो राइट। लेकिन अगर संजय मिश्रा के बैकग्राउंड को अगर आप देखते हैं तो ये बड़ा दमदार अधिकारी हैं। इन्होंने ईडी को बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व किया हुआ है और इतना इन्होंने इस पर गहन काम किया है, इसकी बारीकियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप देख रहे हैं कोई साधारण बात नहीं है कि 4 राउंड क्लियर कर दिए किसके, इंटरनेशनल लेवल की जो ये समीक्षा है, और 5वीं, ये कोई साधारण बात नहीं है। यानी अपने पक्ष को रखना भी ठीक है, सभी जो भी आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं योग्य हैं, लेकिन क्या वजह है भाई, एक पदाधिकारी होता है कानून व्यवस्था भंग हो जाती है और दूसरा पदाधिकारी आता है उसी की जगह पर, वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित कर लेता है। तो ये तो भाई सरकार को देखना है ना, व्यवस्था का संचालन करना। अगर मान लीजिए कोई पदाधिकारी उसको सुनिश्चित नहीं कर पाता है तो अंततः देखना किसको होगा, सरकार को। तो सरकार ने ये पक्ष रखा कि भाई अभी जो हमारे पास स्मूथली चीजों को रन करने के लिए हमारे पास उपलब्ध है, तो भाई उसमें क्यों ना हम उसका उपयोग करें। तो इसकी कानूनी दांवपेच में फंसाने की क्या जरूरत है भाई, ये तो राष्ट्रहित का मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट को यह बात समझ में आ गई और उन्होंने क्या कहा उनके आवेदन पर, यानी सरकार ने यह कहा कि नए अधिकारी के लिए प्रक्रिया और जानकारी समझ पाना आसान नहीं होगा, इसलिए उनका इस पद पर बने रहना आवश्यक है। यह जब तर्क सुना तो सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आया जजों ने, और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने अब यहां पर टिप्पणी क्या की कि अच्छा ठीक है ये तो अपनी जगह हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए अब उन्होंने सीजीआई चंद्रचूड़ साहब हैं, उन्होंने क्या कहा समझिए, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने अपना नाम लिया, संजय मिश्रा जी का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये कहा कि अगर मान लीजिए मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूं और अभी मुझे कुछ हो जाए तो क्या मेरे नहीं रहने पर यह सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली समाप्त हो जाएगी या सर्वोच्च न्यायालय अपना काम नहीं करेगा। पहली बात। दूसरी बात यह है, यानी अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि खुदा न खास्ता चलिए संजय मिश्रा आपके पास हैं, लेकिन ये इनको कुछ हो जाता है किसी वजह से, भी बीमार हो सकते हैं और कोई आपदा हो सकती है जिस वजह से ये काम करने की स्थिति में ना हो, तब आप क्या करेंगे भाई। तो ये बात तो हमें डाइजेस्ट नहीं हो रही है। क्या केवल एक ही आपके पास अधिकारी है और अधिकारी नहीं है,
पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर सीनियर अधिकारी को ही सेवा काल में विस्तार देते रहेंगे तो जो जूनियर अधिकारी हैं वो तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, राइट ना, वो उससे पहले ही क्या हो जाएंगे, यानी अब तो उनके भी अधिकारों का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। तो ये ठीक नहीं है। लेकिन चूंकि जनहित प्राथमिकता है और आपकी इस बात से हम सहमत हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमत हो गया कि ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम आपसे कह रहे हैं कि जनहित, ध्यान दीजिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, जनहित में हम मिश्रा को कुछ समय के लिए डायरेक्टर के रूप में बने रहने की अनुमति दे रहे हैं। और क्या कहा उन्होंने कि 15-16 सितंबर की मध्य रात्रि को, कितने को 15-16 सितंबर, उन्होंने 15 अक्टूबर मांगा था सरकार ने, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यानी 15 सितंबर लास्ट है, 16 उन्होंने क्यों, मिडनाइट, राइट। मिश्रा ईडी के डायरेक्टर नहीं रहेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, अब कोई नया आवेदन आप लेकर के नहीं आएंगे इनके विस्तार को लेकर के, यह बात भी जोड़ दी। और भविष्य में किसी भी परिस्थिति में उनके विस्तार के लिए कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यह आपके सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। तो वर्तमान स्थिति क्या है कि संजय मिश्रा आपके 15 सितंबर तक ईडी के डायरेक्टर बने रहेंगे और एफएटीएफ की जो मीटिंग है राइट नाउ, थर्ड राउंड की जो समीक्षा है उसमें भाग ले सकेंगे, भारत का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे, राइट नाउ। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझ करके ये अनुमति उन्हें दे दी है। अब इसमें आपने अखबारों में, न्यूज़पेपरों में बहुत सारी बातें पढ़ी होंगी, वो आपकी परीक्षा के हिसाब से उसका कोई मतलब नहीं है, वो केवल जो है वाहवाही के लिए है कि कभी वाहवाही, जब सुप्रीम कोर्ट ने उस तरह से निर्णय दे दिया कि भाई 31 जुलाई तक है तो विपक्ष इस पर खुश हो गया कि देखो हमारी जीत हो गई और सरकार गलत कर रही थी। अभी जब 15 सितंबर तक उनको एक्सटेंशन दे दिया तो सत्ता पक्ष है वो अपनी गर्दन जो है ऊंची करके चल रहा है, सीना चौड़ा करके चल रहा है कि देखो हम अपनी जगह सही हैं। तो देखिए ये मुद्दा यहां पर नहीं है। अब जरा आपके हिसाब से अब उस पॉइंट क्या है यहां, अब आप देखिए जो योग्य है वो योग्य है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये संजय मिश्रा का स्टैंडर्ड है। अगर मान लीजिए संजय मिश्रा भ्रष्टाचारी अधिकारी होते या और कोई बात होती तो ऐसे ऐसे लोगों की गर्दन उन्होंने पकड़ी है, राइट, तो विपक्ष खोद करके जब आप उसके एक्सटेंशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, राइट, तो इसका मतलब आप उनके विरुद्ध दूसरे केस भी फाइल कर सकते हैं उनके भ्रष्टाचार को लेकर के। लेकिन नीट एंड क्लीन ऑफिसर है और उसने दमदार तरीके से काम किया है, तो योग्यता को कोई दबा नहीं सकता। योग्यता अपने समय पर अपना काम करती है और जिस समय उसकी आवश्यकता होती है, जिन लोगों को आवश्यकता होती है वो उसका यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको हवाला दिया था कृष्णी वर्मा का। चलिए और आ जाइए इसी तरह का, आप देख रहे हैं कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा या हम लोग भी आपको डिस्कस करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, पॉलिटी वाले सेगमेंट में, राइट नाउ, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। आप देखेंगे कि 1786 में कॉर्नवालिस को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या लेकर के आई थी, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके लिए स्पेशल अमेंडमेंट करवाया गया था। कहां, ब्रिटिश पार्लियामेंट से, कि भाई ठीक है इनको ये पावर दे दीजिए कि ये क्या करेंगे, ये अपनी कार्यकारिणी के फैसले को क्या कर सकते हैं, वीटो करके अपनी जिम्मेदारी पर अपने फैसले को लागू कर सकते हैं और ये सेनापति का पद भी इन्हें दिया जाएगा। ये अधिकार उन्होंने मांग की थी कॉर्नवालिस ने और उन अधिकारों को देने के लिए संशोधन किया गया था, देन ऐसा हुआ था और ये हर सरकार करती है इस तरह से, राइट। तो वही है आपके संजय मिश्रा, बड़ा दमदार इनका रोल है, राइट। तो आइए अब जरा समझ लीजिए किसके बारे में, कि जिस वजह से संजय मिश्रा को अभी ईडी के डायरेक्टर पर पुनः 1.5 महीने का एक्सटेंशन की अनुमति किसने दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। तो वो वजह क्या थी, वो वजह थी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 5वें राउंड की मीटिंग, यानी 5वें राउंड का जो है वो समीक्षा जो होनी है। 5 राउंड में समीक्षा होती है, 4 राउंड भारत ने क्लियर कर लिए हैं, 5वें राउंड में अभी 3 सप्ताह के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये दल आ रहा है। तो जरा इसके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन जब इससे कनेक्ट है तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा, राइट। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ एक क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि इसमें भारत सरकार के अलावा अन्य देशों की सरकार भी शामिल है। किसमें,
FATF में। और ये क्या है, इसकी शुरुआत किसने की थी? इसे G7 देश की पहल पर 1989 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाया गया था। यानी कहां पर है ये? पेरिस में है। और आपके 1989 में इसका गठन हुआ था, नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब आप समझिए भारत, अब इसका काम क्या है? इसका काम है कि इंटरनेशनल, क्योंकि 1980 के दशक में आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद है, यानी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बड़ी समस्या पैदा हुई थी। टेरर फंडिंग का मामला बहुत जबरदस्त चल रहा था, इसलिए इसका गठन किया गया था कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को लेकर के ये काम करता है। यानी जो सदस्य देश हैं उनकी सरकारों के बीच ये कोऑर्डिनेट करता है कि भाई आप अपने अपने यहां पर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर क्या लगाइए? अंकुश लगाइए। इसमें बहुत विस्तार से विचार विमर्श होता है और उनको प्रत्येक जो सरकार है उसको क्या करना होता है? इंप्लीमेंट करना होता है। और फिर उसकी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दल उसकी समीक्षा करता है कि भाई आपने अपने यहां पर किस तरह से काम किया है, जो कि अभी आपकी बात हुई। अभी मैंने आपको चर्चा की थी कि 5 राउंड में ये क्लियर होता है। 4 राउंड भारत सरकार ने अपने क्लियर कर लिए, 5वें राउंड अभी चलेगा। राइट, अब इससे होता क्या है कि अगर इसने समीक्षा की है 5 राउंड की और पांचों के पांचों राउंड आपने क्लियर कर दिए, इसका मतलब यह है कि आप टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने में इफेक्टिव हैं, यानी आप अपनी प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं। अगर मान लीजिए आप इन राउंड्स को क्लियर नहीं करते हैं तो होता क्या है कि फिर ये जो FATF है ये क्या करता है? ये 2 तरह की लिस्ट तैयार करता है। एक होती है ग्रे लिस्ट और एक होती है ब्लैक लिस्ट। तो सबसे पहले वो ग्रे लिस्ट में डालता है। ग्रे लिस्ट का मतलब है कि भाई ठीक है, अब आप इसमें हो गए, अब आप कार्रवाई कीजिए अपनी कंट्री में इस तरह से। तो ये थोड़ा सा इस पर एक तरह से ऐसे समझिए कि थोड़ा सा सीमांकन हो जाता है। लेकिन ग्रे लिस्ट में आने के बाद अगर आप अभी भी सुधारात्मक प्रयासों पर आपने कदम नहीं उठाया है तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। और ब्लैक लिस्ट में डालने का मतलब यह हुआ कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से ऋण लेने के लिए जाएंगे, जैसे IMF हो गया, विश्व बैंक हो गया, राइट नाउ दूसरे और इंस्टीट्यूशंस हैं, तो जैसे ही यह देखा जाएगा कि FATF ने आपको ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है तो फिर आप पर बड़ी कठोर शर्तें वो रख देंगे कि भाई इन शर्तों के तहत ही हम आपको ऋण देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। यानी स्मूथली जो ऋण लेने की जो व्यवस्था है उस पर बड़े गंभीर यहां पर शर्तें आरोपित हो जाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ब्लैक लिस्ट का मतलब है कि आपके यहां पर टेरर फंडिंग हो रही है, आपके यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है। और अगर ये दोनों बातें हो रही हैं तो ये न केवल आपको नुकसान पहुंचा रही हैं बल्कि इसकी वजह से दूसरे देशों को भी गंभीर नुकसान उठाना पड़ रहा है, दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हमें साफ सुथरी अर्थव्यवस्था चाहिए, ये इसका प्रमुख मोटिव है FATF का। अब भारत इसमें कब शामिल हुआ? अब जरा इस पर भी विचार कर लीजिए। 2006 में भारत को इसमें ऑब्जर्वर के रूप में शामिल किया गया था। किसके रूप में? इसको नोट कर लीजिएगा। 2006 में भारत 1989 में गठन हुआ था और भारत को ऑब्जर्वर के रूप में शामिल किया गया 2006 में। बाद में 25 जून 2010 को, यह नोट कर लीजिएगा, 25 जून 2010 को भारत FATF का 34वें सदस्य के रूप में शामिल हो गए। राइट नाउ, यानी भारत FATF में कब शामिल हुआ है? 25 जून 2010 को। उस समय क्या थी? आपकी UPA की गवर्नमेंट थी। राइट, आइए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को साफ सुथरा बनाए रखना इस एजेंसी का प्रमुख उद्देश्य है। यह अपने सदस्य देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों में शामिल होने से रोकता है। इस पर मैंने अभी आपको चर्चा करी दी है। FATF में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में 2 तरह की कार्रवाई करता है। पहले वह देशों को ग्रे लिस्ट में डालता है, साथ ही कोई कार्रवाई नहीं करने पर उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल कर देता है। जैसे ही ब्लैक लिस्ट में, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में शामिल आप हो जाएंगे तो IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से कर्ज लेना आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो यह था FATF। और अभी भारत क्या है? 5वें
राउंड की यानी जो समीक्षा है वो 5वां राउंड चलने वाला है। इसीलिए भारत ने कहा था कि हम एक नए पदाधिकारी को अगर प्रतिनिधित्व देंगे तो उसको इसकी प्रक्रिया को समझने में कठिनाई रहेगी, चूंकि ये 2020 से लीड कर रहे हैं। तो अब 5वां राउंड क्लियर हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया और इसीलिए 1.5 महीने का 31 तक का उन्होंने फैसला दिया था, 1.5 महीने उसको एक्सटेंशन दे दिया, यानी 15 सितंबर तक अब संजय मिश्रा आप अपने पद पर बने रहेंगे। इसी बात को उन्होंने कहा था कि व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए हम संजय मिश्रा को 15 सितंबर तक ईडी के डायरेक्टर के रूप में देख सकते हैं, लेकिन 16 तारीख को नहीं, यानी 16 तारीख की मिडनाइट में ईडी के रूप में संजय मिश्रा नहीं रहेंगे। भाई एक बात बताइए, केवल एक ही पदाधिकारी से थोड़ी नहीं, जो जूनियर ऑफिसर हैं उनको भी तो मौका मिलना चाहिए भाई, उनके भी तो अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, राइट। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इस पर इस तरह की टिप्पणियां भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने की हैं और उन टिप्पणियों में दम है, ऐसा नहीं है कि वो टिप्पणी यूं ही हो गई हैं। आर यू गेटिंग द थिंग्स? तो ये भी है। तो ये था दोनों पक्ष और विपक्ष का मामला। अब जरा थोड़ा सा ईडी के बारे में भी समझ लीजिए कि ईडी क्या है। 2 मिनट, इसी ईडी पर हम लोग अलग से वीडियो लेकर के आएंगे बहुत विस्तार से। अभी थोड़ा सा यहां पर चर्चा कर देते हैं कि ईडी क्या है। प्रवर्तन निदेशालय, देखिए प्रवर्तन निदेशालय क्या है कि इंटरडिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी बहु अनुशासनात्मक संगठन है ये, जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करता है। यानी इसका मुख्य कार्य क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग को नियंत्रित करना और जो विदेशी मुद्रा से जुड़े हुए जो मामले हैं उनको मेनली कंट्रोल करना इसका प्रमुख कार्य है। यह किसके अधीन काम कर रहा है? यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। किसके? राजस्व विभाग के। भारत सरकार की एक प्रमुख वित्तीय जांच एजेंसी के रूप में ईडी भारत के संविधान और कानूनों को सख्ती से लागू करता है। यानी संविधान और संविधान सम्मत कानूनों को एग्जीक्यूट करना, यानी उनको एनफोर्स कराना, यह किसकी जिम्मेदारी दी गई है? ईडी को दी गई है। विशेष तौर पर किसको लेकर के? मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के और आपके विदेशी मुद्रा से संबंधित जो कानून है उनको लेकर के। अब जरा आइए इनके कार्य क्या हैं। इनके कार्यों की अगर हम बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एक ऑर्गेनाइजेशन पर और बात कर लेते हैं। नई दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है, जिसका नेतृत्व प्रवर्तन निदेशक करते हैं, जो कि अभी कौन है? आपके संजय मिश्रा इसी पद पर हैं अभी, ठीक है। इसके अलावा क्या है? इनके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। एक है आपके मुंबई में, दूसरा चेन्नई, तीसरा चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली। राइट नाउ जोन इन्होंने डिवाइड कर दी हैं। और इनका जो बॉस होता है वो आपका कौन होता है? आपका ज्वाइंट डायरेक्टर होता है, स्पेशल ज्वाइंट डायरेक्टर, वो इसका बॉस होता है। किसका? जोनल ऑफिस का। तो 3 इसकी यानी 5 जोनल ऑफिस हैं ईडी की, राइट नाउ, जो अपने अपने क्षेत्र में उन कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी हैं। अब जरा कौन कौन से कानूनों को क्रियान्वित करते हैं, थोड़ा सा इस पर भी दृष्टिपात कर लेते हैं। सबसे पहला कानून है आपका मनी लॉन्ड्रिंग लॉ 2002। राइट नाउ ये मनी लॉन्ड्रिंग लॉ क्या है, इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे बहुत विस्तार से। मनी लॉन्ड्रिंग को भी समझाएंगे कि क्या है आपका। अभी मैंने आपको बताया शॉर्ट में, आप ऐसे समझ लीजिए कि आप ब्लैक मनी जनरेट किए, अब उस ब्लैक मनी को आप एक प्रक्रिया के माध्यम से उसे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मनी लॉन्ड्रिंग कहेंगे। यानी आपने गलत तरीके से धन कमाया, अब उस धन को आप क्या कर रहे हैं? वैध बता रहे हैं। यानी कि आप ऐसे समझिए मनी लॉन्ड्रिंग, राइट नाउ मनी की लॉन्ड्रिंग करना, यानी काले धन को धो करके सफेद धन में कन्वर्ट करना, आप ऐसे समझ लीजिए इसको। इस पर और विस्तार से हम लोग वीडियो बनाएंगे, बहुत जल्दी ही इस पर चर्चा करेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो इस कानून को ये क्रियान्वित करता है, एग्जीक्यूट करता है। इसके अनुसार इसकी ये नोडल एजेंसी है जो इस कानून को एनफोर्स करती है, ये इसके तहत ये कार्रवाई करती है। दूसरा कानून क्या है? 5 कानून है, ध्यान रखना इसको। दूसरा कानून विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999। हुआ यह था कि फेरा जो था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, 1973 में पारित हुआ था विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए। अब आर्थिक उदारीकरण के दौर में हमने फेरा को तो समाप्त कर दिया, अब उसकी जगह हम क्या लेकर के आए? फेमा लेकर के आए हैं, राइट नाउ। तो ये मैनेजमेंट एक्ट हो गया, वो रेगुलेटिंग एक्ट था। उन दोनों में फर्क है,
इस पर भी अलग से चर्चा होगी। यहां अगर हम चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस पर बहुत विस्तार से चर्चा होनी है अलग से। तो ये एक नागरिक कानून है, थोड़ा सा मैंने यहां पर ब्रीफ कर दिया है। तो इसको भी कौन, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसके तहत भी कार्रवाई करता है, यानी इसको भी ये एग्जीक्यूट करता है। अब जो मैंने अभी आपको बताया, आपका तीसरा है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। अभी आप देख रहे हैं कि बीच में काफी चर्चा का विषय रहा था, विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया था कि भाई अभी आप राहुल गांधी हैं, जिस पर अभी लेटेस्ट वीडियो मेरा आने वाला है, कि मानहानि का मुकदमा उन पर लग गया। उन्होंने कहा, उन्होंने ये सार्वजनिक तौर पर यह बात कही थी कि आखिर जितने भी भगोड़े हैं यहां से, उनके पीछे मोदी ही क्यों लगा हुआ है, और इस मामले में उनकी सदस्यता भी चली गई। राइट, अब सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिल गई है उन्हें, लेकिन अब उस राहत का कितना लाभ मिलेगा, क्या होगा, इन सारी बातों पर मैं जस्ट चर्चा करने वाला हूं। राइट, तो ध्यान से आप समझिएगा, ये जो लॉ है ये उन्हीं के लिए लाया गया था कि भाई आपके वित्तीय संस्थानों से ऋण ले लिया और ऋण लेकर के आप गायब हो गए। राइट नाउ, तो इस तरह के लोगों को कानून के दायरे में कैसे लाया जाए, तो सरकार ने इसके लिए कानून बनाया 2018 में। तो ये भी एनफोर्समेंट जो डायरेक्टरेट है यानी ईडी है, वो इस कानून को एग्जीक्यूट करती है, इस कानून के तहत भी कार्रवाई करती है। अब आइए अगला चौथा कानून क्या है, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट की जो मैंने बात की थी अभी आपको 1973। तो देखिए वो खत्म हमने जरूर कर दिया है, लेकिन हमने प्रोविजन क्या दिया हुआ है कि 31 मई 2002 तक जो इसके तहत मामले हैं उनको अभी भी वो कोर्ट में चल रहे हैं, तो उनको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी भी किसको दी हुई है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। भाई एक बात बताइए, जैसे कानून आपका बना था, ठीक है, आपने 1990 के दशक में उसको फेरा को समाप्त कर दिया, लेकिन अगर मान लीजिए उससे 2 दिन पहले या 4 दिन पहले जिसके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है इस कानून के तहत, तो भाई उसके तहत तो कार्रवाई पूरी करेंगे ना आप, ठीक है। बाद में आप फेमा के तहत आएगा वो, लेकिन उस जब तक वो अपने प्रभाव में था तो तब तक के लिए तो इसी कानून के तहत कार्रवाई होगी। तो आप ये दिमाग में मत रखिएगा कि भाई फेरा कानून खत्म हो गया, क्योंकि पीटी में क्वेश्चन 1 2 3 करके देगा कि फेरा अधिनियम 1973 को भी ये एग्जीक्यूट कर रहा है, तो कहीं आपके दिमाग में ये आ जाए कि भाई फेरा तो समाप्त हो गया है, तो अब ईडी इस पर कार्रवाई क्यों करेगा। तो जो पहले से मुकदमे कायम हैं इसके तहत, जिनकी जांच चल रही है और भी हैं जो प्रोसीडिंग्स चल रही है न्यायालय में, तो उन सबको देखना किसकी जिम्मेदारी है, ईडी की जिम्मेदारी है। और ध्यान से आप समझिएगा कि 31 मई 2002 तक जिनको कारण बताओ नोटिस न्याय निर्णय करना है, उनसे संबंधित सभी मामलों को कौन देख रहा है, आपका ईडी देख रहा है, फेरा से रिलेटेड। एक और आपका अधिनियम है 5वां, जिस पर बहुत विस्तार से हम लोगों ने, नहीं मूलतः ये आपके हैं, एक और है आपका, और वो है आपका कि जो आपके अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो तस्करी होती है उससे रिलेटेड कानून भी है, उस कानून पर भी क्या होती है, कार्रवाई की जाती है, वो भी इसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये हैं इनके कार्रवाई के जो आपके अधिनियम हैं जिनके तहत ये कार्रवाई करते हैं। राइट, तो ये था आज का विषय। आशा करता हूं कि ये विषय आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह से करंट पर आधारित विषय वस्तु मैं समय समय पर लाता रहूंगा। आपको कभी भी कोई भी असुविधा होती है तो इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। राइट नाउ आपको समयबद्ध तरीके से क्या किया जाएगा, रिस्पॉन्ड किया जाएगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, यथाशीघ्र एक अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं, और फिर हाजिर रहूंगा इसी तरह के समसामयिक विषय को लेकर के। तो तब तक के लिए विदा लेता हूं आपसे। जय हिंद।